साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशनल जनमत। 3 राज्यों के 12 पदों पर ओबीसी एससी एसटी के 5 मुखौटे सामने लाए गए। नेशनल जनमत लगातार इस बात पर मंथन कर रहा था कि आखिर इन 5 मुखौटों और खासतौर से मध्य प्रदेश में यादव मुख्यमंत्री के पीछे बीजेपी और आरएसएस की क्या साजिश हो सकती है। नेशनल जनमत ने जब इस बात का पोस्टमार्टम किया तो बीजेपी और आरएसएस की बेहद खतरनाक साजिश सामने आई। स्पष्ट हो गया कि बीजेपी और आरएसएस ने अपनी रणनीति बदल ली है। उसको ये बात समझ में आ गई है कि पिछड़े दलित और आदिवासियों में इतनी चेतना आ गई है कि अब इनको किसी अन्य चीज की अपेक्षा इनका मुखौटा दिखाकर ही मूर्ख बनाया जा सकता है। तो मुखौटा तो दे दिया, लेकिन उसके पीछे छुपी हुई रणनीति यह है कि अब हम अपनी सांप्रदायिक नफरतवादी ध्रुवीकरण की राजनीति को तुम्हारे ही व्यक्ति द्वारा अंजाम दिलवाएंगे। तुम्हारे बीच से एक व्यक्ति पकड़ करके लाएंगे ताकि ना उगलते बने ना निगलते बने। मध्य प्रदेश में मोहन यादव को सीएम बनाने के पीछे यही रणनीति काम करती दिख रही है। लोग सवाल उठाएंगे कि इससे पहले भी तो सीएम ओबीसी था, मगर ध्यान रखिए शिवराज सिंह चौहान के नाम में चौहान लगे होने की वजह से बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं था कि शिवराज सिंह चौहान ओबीसी हैं। जिनको पता भी था तो शिवराज सिंह चौहान की जाति थी किरार, वो संख्या में बेहद कम है, सामाजिक न्याय को लेकर के एग्रेसिव नहीं है। मगर मोहन यादव की जाति खासतौर पर उत्तर प्रदेश और बिहार में बीजेपी की अपेक्षाकृत अन्य राज्यों की तुलना में विरोधी मानी जाती है। अब उसके पीछे वजह उनके अंदर सामाजिक न्याय का घोल है या इन दोनों राज्यों में ऐसी पार्टियां हैं जिसमें यादव लीडरशिप है, उनको वोट देने की वजह से बीजेपी की विरोधी हैं, या सामाजिक न्याय की वजह से यह मैं नहीं कह सकता। लेकिन इन दोनों ही प्रदेशों के पिछड़ों और खास तौर से यादवों को यह संदेश देने की कोशिश की है, लो अब हम नफरत का एजेंडा तुम्हारे व्यक्ति से ही फैलवाएंगे। मैं कोई बात बिना तथ्यों के नहीं करता। मोहन यादव के मुख्यमंत्री कार्यालय में कार्यभार ग्रहण करने से जुड़ी 3 खबरें सामने आ रही हैं। पहली, मुख्यमंत्री ऑफिस में मंत्रोच्चार के साथ विधि पूजन हवन के साथ मुख्यमंत्री का कार्यभार ग्रहण किया। मुख्यमंत्री बनते ही पहली घोषणा उन्होंने वही की जो बीजेपी के मूल एजेंडे में शामिल है, लाउड स्पीकर शब्द का इस्तेमाल किया। भले ही जब उस निर्णय को पढ़ते हैं तो निर्णय से मैं सहमत हूं, किसी भी धार्मिक स्थल को इजाजत नहीं दी जानी चाहिए ध्वनि प्रदूषण फैलाने की, मगर लाउड स्पीकर शब्द ही बीजेपी के धार्मिक पाखंडी नफरतबाजी एजेंडे में शामिल है। अगर ऐसा नहीं है तो मोहन यादव मुख्यमंत्री बनते हैं तो सबसे पहले स्कूल, अस्पताल, नौकरी, शिक्षा, रोजगार, इन सब की बात क्यों नहीं करते? बात करते हैं धार्मिक स्थलों पर लाउड स्पीकर की, और दूसरी बात करते हैं खुले में मांस, अंडा, मछली की बिक्री नहीं करने दी जाएगी। इसको लेकर जल्द ही नियम बनाएंगे। क्या ये दोनों मामले संघ और भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे पर फिट नहीं बैठते? एक बात और गौर करिएगा, मोहन यादव जैसे ही सीएम बनाए जाते हैं उनकी तस्वीरें माथा रंगे हुए और मंदिरों में सामने आती हैं। उनके परिवार का पहला बयान आता है कि महाकाल की कृपा से हमारे घर का कोई सदस्य मुख्यमंत्री बन गया। डिप्टी सीएम दलित समाज से हैं जगदीश देवड़ा, 7वीं बार विधायक हैं, फिर भी इनके परिवार की तरफ से खबर आती है कि पशुपतिनाथ की कृपा से हमारे घर का सदस्य डिप्टी सीएम बन गया। इनकी तस्वीर भी माथा रंगे आती है। लेकिन उसी मध्य प्रदेश में डिप्टी सीएम बनाए गए हैं राजेंद्र शुक्ला। इनके परिवार का बयान या इनकी तस्वीरों में माथा रंगे ये नहीं दिखाई देते। इसका मतलब कंपलसरी नहीं है, लेकिन पिछड़े दलित और आदिवासी अगर बनाए जाएंगे तो उनको कदम कदम पर यह साबित करना पड़ेगा कि हां, हम तुम्हारी विचारधारा के गुलाम हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का नाम टाइप करिए, कोई भी तस्वीर बिना टीके के नजर नहीं आएगी। उत्तर प्रदेश में भी नजर दौड़ा लीजिए, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भले ही बिना टीके के नजर आ जाएं, लेकिन स्वतंत्र देव सिंह और केशव प्रसाद मौर्य बिना तिलक लगाए नजर नहीं आ सकते, क्योंकि बार बार यह साबित करना है
अपने समाज को संदेश देना है कि हां, हम इनकी विचारधारा के गुलाम हैं। हां, इतना जरूर है, इन 12 पदों में जातिगत समीकरण साधने के बीच में एक खबर यह भी सामने आ रही है कि ऐसे लोग पदों पर बैठाले गए हैं जो मोदी शाह की जोड़ी के सामने चू चपड़ ना कर सकें, जो कहा जाए उसको आंख मूंद करके स्वीकार कर लें। शिवराज सिंह चौहान भी पिछड़े वर्ग से थे, स्वीकार वो भी करते थे, मगर शिवराज सिंह चौहान 4 बार सीएम हो लिए थे। अगर 5 बार हो जाते तो भविष्य में उनकी प्रधानमंत्री पद के लिए भी दावेदारी हो सकती थी, या यह हो सकता था कि एकाध फैसला आंख मूंद करके केंद्र का ना भी माने। इसलिए एक ऐसा पिछड़ा लाए जिसकी जाति सामाजिक न्याय को लेकर के एग्रेसिव मानी जाती है, तो उन्हीं के लोगों को यह संदेश दिया जाए कि अब हम तुम्हारे ही समाज के व्यक्ति से यह सब निर्णय करवा रहे हैं। जब सोशल मीडिया पर आप निगाह डालते हैं तो बीजेपी और आरएसएस की रणनीति कामयाब होती भी दिखती है। सामाजिक न्याय के तमाम ठेकेदार मोहन यादव के मामले में बटे हुए नजर आते हैं। जहां एक धड़ा मोहन यादव को मुखौटा बीजेपी का गुलाम बता रहा है, वहीं दूसरे तरफ के सामाजिक न्याय के ठेकेदार डिफेंड करने में लग गए हैं कि शिवराज सिंह चौहान भी तो ओबीसी थे, तो सारा ठीकरा मोहन यादव के सर पर क्यों फोड़ रहे हो? अगर मोहन यादव से कोई जाति का कनेक्शन या कॉम्बिनेशन नहीं है तो अघोषित प्रवक्ता की तरह ये तथाकथित बुद्धिजीवी बर्ताव क्यों करने लगे हैं? मोहन यादव को शुभकामनाएं देने में भी बीजेपी और आरएसएस की स्ट्रेटजी बिल्कुल कामयाब नजर आती है। तमाम लोग बालकनाथ के यादव पता होने पर यह भी कहने लगे कि अगर बालकनाथ को मुख्यमंत्री बना दोगे तो हम बीजेपी को वोट देने लगेंगे। कुल मिलाकर के बीजेपी और आरएसएस ने जो रणनीति बनाई है उस पर उत्तर प्रदेश और बिहार में भले ही बहुत सफलता ना मिले, लेकिन प्रारंभिक तौर पर उसने बड़े से बड़े सामाजिक न्याय के ठेकेदारों के अंदर का जातिगत कीड़ा कुलबला जरूर दिया है। अब देखना यह होगा उत्तर प्रदेश और बिहार में सामाजिक न्याय के नाम पर राजनीति करने वाली पार्टियां इसकी कोई काट ढूंढ पाती हैं या मदमस्त हाथी की तरह अपनी चाल में चलती रहती हैं। देखते रहिए नेशन जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद।